हम लोग विलयन के सांद्रता ज्ञात करने का 3 विधि पढ़े थे। कौन कौन? पहला पढ़े थे मोलरता, दूसरा मोललता और तीसरा मोल अंश या मोल प्रभाज। चौथा पढ़ रहे हैं नॉर्मलता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मेलिटी। तो जैसे मोलरता याद है, मोलरता पढ़े थे ना कि प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। ठीक उसी प्रकार ये भी है, थोड़ा सा खाली चेंज होगा। तो देखना प्रति लीटर इसमें भी रहेगा, प्रति लीटर यानी कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय का ग्राम तुल्यांकी भार, ग्राम तुल्यांकी भार विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। इसे कैपिटल एन यानी कि बड़ी एन से सूचित करते हैं। एन से नॉर्मेलिटी, इसे एन से सूचित करते हैं या दर्शाते हैं। तो बोलो नॉर्मलता याद रहेगा। इसमें भी 1 लीटर रहेगा, 1 लीटर विलय रहेगा और इसमें विलय की संख्या नहीं रहेगा, यानी कि विलय के मोलों की संख्या नहीं रहेगा, विलय का ग्राम तुल्यांकी भार रहेगा। तो नॉर्मलता किसे कहते हैं? तो प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलय का ग्राम तुल्यांकी भार विलयन की नॉर्मलता कहलाती है और नॉर्मलता को सूचित करते हैं बड़ी एन से। ठीक ना। तो इसमें एक नया शब्द आया है ग्राम तुल्यांकी भार। तो इसको समझ जाएंगे भाई, इसका फॉर्मूला आ जाएगा। तो देखना जी, इसको आगे बढ़ते हैं, इसका फॉर्मूला निकालते हैं। किसका? नॉर्मलता का। तो नॉर्मलता यानी कि एन, तो एन लिखें। तो एन बराबर, पहले हिंदी में लिख देते हैं, एन बराबर क्या बोला कि प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलय का ग्राम तुल्यांकी भार। तो ऊपर रहेगा विलय का ग्राम तुल्यांकी भार। अब प्रति लीटर मैंने बट्टा में विलयन का आयतन, आयतन है तो विलयन का ना है, तो विलयन का आयतन। और अगर देखा जाए तो लीटर में एल लिख दिया है। अच्छा, और अब आगे बढ़ते हैं, बढ़ती एन। तो एन बराबर क्या हो जाएगा देखना जी। तो अब बात यही ना है कि विलय का ग्राम तुल्यांकी भार क्या होगा, तो हम बता दे रहे हैं, उसके बाद हम समझाएंगे कैसे आया। विलय का ग्राम तुल्यांकी भार होता है WB/EB। अब याद कर लेंगे, बताएंगे कैसे आया। विलय का ग्राम तुल्यांकी भार का सूत्र एक तरह से है WB/EB। तो बात है क्या है, W मास है बताए थे और V को माने थे विलय यानी सॉल्यूट। तो विलय का इधर मान है, अब ई से होता है इक्विवेलेंट वेट यानी कि तुल्यांकी भार। तो ये विलय का तुल्यांकी भार है। तो देखो ग्राम तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, विलय का द्रव्यमान बटा विलय का तुल्यांकी भार और नीचे विलयन का आयतन। तो आयतन यानी कि भी इन लीटर होगा। अब आगे बढ़ो, तो एन बराबर, थोड़ा सा इसको और हल करेंगे तो ऊपर आ जाएगा WB और नीचे आ जाएगा EB आएगा और गुने भी। अब ये किस में रहेगा? लीटर में। तो देखो तो एक फार्मूला आ गया नॉर्मलता का। अच्छा, इसी को अगर हम लीटर में ना लिख के मिलीलीटर में लिखें तो क्या होगा? एन बराबर WB और यहाँ पर आ जाएगा 1000 EB गुने भी इन मिलीलीटर। तो दोनों में से कोई एक को ध्यान में रखेंगे, है तो दोनों एक ही ना, तो याद रहेगा जी। जहां पर देखना एन क्या है तो नॉर्मलता है, WB तो विलय का द्रव्यमान, EB तो विलय का इक्विवेलेंट वेट यानी कि विलय का तुल्यांकी भार और भी विलयन का मिलीलीटर में आयतन यहाँ पर है और यहाँ देखेंगे तो लीटर में आयतन है। तो क्वेश्चन में अगर लीटर में रहे तो ये वाला बिठा देंगे, अगर मिलीलीटर में तो ये बिठा देंगे। अच्छा, अब यही बात है ना कि विलय का ग्राम तुल्यांकी भार आखिर इतना कैसे आया, तो इसको याद करने का तरीका बताते हैं। देखना, चूंकि हमने पढ़े हैं एन बराबर W/M, याद है। एन है मोलों की संख्या, W है द्रव्यमान और M है अनुभार या आणविक द्रव्यमान, मोलिकुलर मास। हिंदी में लिखते हैं एन क्या है? मोल है। ठीक, W क्या है? द्रव्यमान है और ये ग्राम में रहता है, तो इसको हम लिख सकते हैं ग्राम द्रव्यमान, मैं ग्राम में द्रव्यमान, और ये हो गया अनुभार माने टोटल द्रव्यमान। इतना लिख सकते हैं हिंदी में। अच्छा, अब क्या करेंगे ना कि मोल ना लिख के मोल के जगह लिखेंगे ग्राम तुल्यांकी भार। क्या लिखेंगे जी? ग्राम तुल्यांकी भार। और यहाँ लिखेंगे क्या? ग्राम में द्रव्यमान ही लिखेंगे,
ग्राम में द्रव्यमान, लेकिन अनुभार ना लिख के यहाँ पर लिखा जाता है तुल्यांकी भार। क्या लिखा जाता है? तुल्यांकी भार। अब इसी को अगर संकेत में दिखाया जाए तो ग्राम तुल्यांकी भार बराबर, तो ग्राम में द्रव्यमान माने कि W है, और तुल्यांकी भार को इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट, और सूचित करते हैं E से। तो देखो ये फार्मूला आ गया कि ना, ग्राम तुल्यांकी भार का, ग्राम तुल्यांकी भार बराबर होता है W/E। तो ना है देखो W/E। तो अब बात है कि ग्राम तुल्यांकी भार जो था से विलय के लिए था, तो इसीलिए W/E भी ना, मतलब W/E ना लेके WB/EB, यानी कि विलय का द्रव्यमान बटे विलय का तुल्यांकी भार। तो अब समझ में आ गया? इसमें क्या क्या है लिख देते हैं। जहां देखो n क्या है, n बोलो, अरे n से नॉर्मेलिटी, यानी कि हिंदी में नॉर्मलता। अच्छा एक बात और, इसको कहीं कहीं लिख देगा सामान्यता। जैसे नॉर्मल माने सामान्य होता ना है, नॉर्मल को हिंदी में सामान्य कहते हैं, तो ऐसी नॉर्मेलिटी को लिख देगा सामान्यता, लेकिन कहीं कहीं लिखा रहता है खारखाही में लिखा जाता है, ठीक ना, लेकिन को घबराने के लिए। ये कोई कहीं मतलब कि मेन चीज है नहीं, नॉर्मलता ही ध्यान में रखेंगे, ठीक। अब देखो W भी क्या है, तो देखो जी W मास द्रव्यमान और V सॉल्यूट यानी कि विलय, तो विलय का द्रव्यमान, तो विलय का, और ग्राम में रहता है तो विलय का ग्राम द्रव्यमान लिख दें। अच्छा EB क्या है, तो देखो B से हो गया विलय, B से विलय, और E से इक्विवेलेंट वेट माने कि तुल्यांकी भार, तो ये है विलय का, हाँ तुल्यांकी भार। और तुल्यांकी भार कैसे निकलता है पढ़ेंगे हम लोग। और एगो बच गया भी, तो भी से वॉल्यूम यानी कि आयतन, तो क्या कर आयतन, विलयन का टोटल आयतन, तो विलयन का आयतन नोट कर लेंगे। अब बात है कि जैसे उसमें ग्राम तुल्यांकी भार तो देख लिए थे, तो उसमें एक शब्द आ रहा था तुल्यांकी भार, तो तुल्यांकी भार पढ़ेंगे कैसे निकाला जाता है, तभी ना न्यूमेरिकल इसका बनेगा। तो देखो जी तुल्यांकी भार यानी कि इक्विवेलेंट वेट, तो कह रहा है कि किसी पदार्थ का अनुभार, मैंने कोई पदार्थ है या यौगिक है, कोई यौगिक है या पदार्थ है, तो उसका कुल भार को जोड़ देंगे तो अनुभार आ जाएगा, और उसके संयोजकता का अनुपात क्या कहलाता है जी, तुल्यांकी भार। और तुल्यांकी भार को बड़ी ई से सूचित करते हैं। तो अगर देखा जाए तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार यानी कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, अनुभार बटे संयोजकता, यानी कि तुल्यांकी भार का जनरल फार्मूला हो गया कि तुल्यांकी भार बराबर होता है अनुभार बटे संयोजकता। अब बात है कि तुल्यांकी भार निकालेंगे ना, तो जैसे तत्व का अलग तरीका से निकलता है, यौगिक का अलग तरीका से निकलता है, और यौगिक में भी बहुत कुछ आ जाता है, अम्ल का तुल्यांकी भार, क्षार का तुल्यांकी भार, लवण का तुल्यांकी भार, तो ये सब पढ़ेंगे, सब अलग अलग तरीका से निकलता है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे तत्व का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। तो देखना पहला नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं तत्व का तुल्यांकी भार। तो देखो जी तत्व का तुल्यांकी भार बराबर होता ना है, तो अब देखो तुल्यांकी भार बराबर तो होता है कि अनुभार बटे संयोजकता, लेकिन जब यहाँ तत्व है तो तत्व का अनुभार नहीं होता है, काहे कि तत्व अकेले अकेले ना रहता है, तत्व का अनुभार नहीं होता है, परमाणु भार रहता है। सही बात। जैसे सोडियम है तो कहेंगे सोडियम का अनुभार कितना हुआ, सोडियम का परमाणु भार कितना हुआ, तो 23 हुआ। तो तत्व अगर रहता है तो उसका अनुभार नहीं निकाला जाता है, परमाणु भार निकाला जाता है, और सेंस से ही वाला रहेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, परमाणु भार, और नीचे तो रहबे करेगा संयोजकता नीचे, तो एक तरह से फार्मूला हो गया। अच्छा इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, तत्व का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार यानी कि इक्विवेलेंट वेट E, यहाँ पर लिखते हैं E बराबर परमाणु भार यानी कि एटॉमिक मास A, और नीचे भी लिख दें या वैलेंसी पूरा पूरा लिख देते हैं, और इसको भी लिख देते हैं एटॉमिक मास, तो यानी कि एक तरह से फार्मूला हो जाएगा। तत्व का तुल्यांकी भार निकालने के लिए परमाणु भार में उसके संयोजकता से भाग दे दिया जाता है। अब एग्जाम्पल ना, यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे हमने निकालना है सोडियम का तुल्यांकी भार, तो ये लिख दें, समझ आएगा, मैंने कि अर्थ हुआ कि सोडियम का तुल्यांकी भार, तो कह रहा है कि परमाणु भार, तो सोडियम का परमाणु भार याद है 23, और सोडियम के संयोजकता कितना होता है, अरे एक होता है, कहीं नहीं देखा ऐसा, Na पर +1 ऐसा रहेगा कि NaCl, तो एक पर प्लस रहता था, एक पर माइनस, ऐसा कुछ रहता ना है। तो यहाँ 1 से भाग दे दें तो आंसर कितना आ जाएगा, किसी को दुख। अच्छा
अगर निकालना हो कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट, तो कैल्शियम के दरमान 40 और इसका CF पर +2 तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। समझ में आ रही है। अगर मान लो कि हमने को ऑक्सीजन के निकालना है, ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 और ऑक्सीजन के संयोजकता तो वो पर 2- होता है तो कितना रखेंगे 2, प्लस माइनस मतलब नहीं है 2 तो कितना आ जाएगा 8। अरे समझ में आ रहा है। एक आध और क्लोरीन ले लेते हैं। क्लोरीन का तुल्यांकी भार, तो क्लोरीन का द्रव्यमान 35.5 35.5 और Cl पर -1 होता है तो संयोजकता कितना हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 35 आंसर। ठीक, दूसरा हमने पढ़ेंगे अम्ल का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे। ठीक, तो देखो जी जनरल फॉर्मूला तो वही है कि अनुभार बटे संयोजकता, आधार वही रहेगा, थोड़ा थोड़ा खाली चेंज होगा। तो देखो अम्ल का तुल्यांकी भार निकालने के लिए ऊपर रहेगा अनुभार, क्या रहेगा जी अनुभार माने टोटल द्रव्यमान, और नीचे रहेगा अम्ल की क्षारकता, क्या रहेगा जी अम्ल की क्षारकता। तो बात है कि कोई अम्ल रहेगा और उसका तुल्यांकी भार निकालना रहेगा, तो अनुभार होकर जोड़ जाड़ के ऊपर बैठा देंगे और नीचे क्या लिखेंगे अम्ल की क्षारकता। और बात है कि अम्ल की क्षारकता संख्या में होता है कि अम्ल की क्षारकता 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है कि 5 है कि 6 है। तो अब बात है कि अम्ल की क्षारकता कैसे निकालेंगे, है ना। तो इसको हम दूसरा तरीका से ऐसे लिख सकते हैं, अनुभार बटे मुक्त H+ की संख्या, मुक्त H+ की संख्या, यानी कि इसी चीजवा को हम दूसरा तरीका से लिख दिए हैं, एक है। तो अब देखो अम्ल का तुल्यांकी भार निकालना हो तो उसका अनुभार ऊपर बैठा देंगे और नीचे देखेंगे ना कि उस अम्ल में मुक्त H+ की संख्या मैंने कितना ओकरा में से H+ निकल सकता है, हाइड्रोजन आयन ओकरा में से कितना निकल सकता है वही बैठा देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग को निकालना है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना अम्ल, तो अम्ल का तुल्यांकी भार E, तो देखो जी अनुभार, तो HCl का अनुभार बैठाओ, अरे HCl हाइड्रोजन के द्रव्यमान 1 और क्लोरीन के 35.5 तो 36.5 होगा। अब कह रहा है कि HCl में मुक्त H+ की संख्या कितना है बताओ, कोई 1 होगा ना होगा। देखो ना अगर इसको हम जल में डाल देंगे, जल में डाल के तोड़ेंगे तो H+ मिलेगा और Cl-, तो कई गो H+ मिला जी, एक ही गो ना मिला। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर 1 से भाग दे देंगे तो आंसर कितना गया 36.5, काम खत्म बन गया। एक और देख लो H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट, तो H2SO4 का आणविक द्रव्यमान, तो H2SO4 का 98 आता है, याद कर लेना। ऐसे देखो हाइड्रोजन के 1 और 2 गो तो 2 से गुना, प्लस सल्फर का होता है 32, 1 गो तो 1 से गुना, प्लस ऑक्सीजन के 16 और 4 गो तो 4 से गुना। तो देखो 2 + 32 + 64 बराबर 98। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 98। अब बताओ H2SO4 का क्षारकता कितना होगा, तो इसको अगर जल में डालेंगे ना तो देखो H+ और SO4 पर 2- निकलेगा, लेकिन देखो यहाँ पर 2 गुना है, संतुलित करने के लिए यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 2। अब ऐसे भी देखो ना H2SO4 में H कई गो निकल सकता है, तो 2 गो निकल सकता है ऐसे, तो यहाँ कैसे भाग देंगे 2 से। अब भाग दो कितना होगा जी, हो गया। तो ऐसे निकालना रहता है। एक तुम लोग बताओ H3PO4 का, इसको क्या बोलते हैं फास्फोरिक अम्ल, तो इसका बताया जाए जल्दी कितना होगा। देखो हाइड्रोजन 1 और 3 गो तो 3 से गुना, प्लस फास्फोरस के द्रव्यमान होता है 31 और 1 गो है तो 1 से गुना, प्लस ऑक्सीजन 16 गुने 4। तो बोलो 3 + 31 + 64 जोड़ो, 64 31 3, तो 4 1 5 और 3 8, 98 ही आएगा ना। ठीक 98। अब बताओ एकरा में से H+ कई गो निकल सकता है, तो 3 गो है तो 3 गो ना निकलेगा, 4 गो थोड़ी निकलेगा, तो 3 से भाग देवल जाए। अब भाग दे के देखो कितना आएगा 32 पॉइंट। ठीक है बस ऐसे आओ का उतारो जल्दी। अम्ल का तुल्यांकी भार निकाले ना, अब इसके बाद निकालेंगे क्षार का तुल्यांकी भार। ठीक तीसरा ना, तो लिखते हैं क्षार का
तुल्यांकी भार बराबर, तो क्या होगा, ऊपर में रहेगा अनुभार और नीचे रहेगा क्षार या क्षारक लिख सकते हैं, क्षारक की अम्लता, क्षारक की। अब ऐसे ना समझ में आए तो दूसरा भाषा में लिखते हैं, अनुभार तो ऊपर रहबे करेगा और क्षारक की अम्लता का अर्थ है कि OH माइनस की संख्या, OH माइनस की, तो निकल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो जी, क्षार में ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार निकाल रहे हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का अनुभार बैठाओ, तो सोडियम होता है 23 प्लस ऑक्सीजन 16 हाइड्रोजन 1 कितना 40, ये 4 है। अब देखो और इसका OH माइनस की संख्या साफा साफा लोक रहा है कि एक OH निकलेगा, तो 1 से भाग दे दिया जाए तो आंसर हो गया 40। इतना में दुख ना ना। और एक आध को ले लेते हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्षार है, बोलो तो इसका पहले आणविक द्रव्यमान माने अनुभार तो कितना आएगा, कैल्शियम होता है 40 प्लस ऑक्सीजन, देखो तो ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 1 कितना होगा यहाँ पर 17, और 17 में 2 से गुना 40 और 34 कितना होता है, यहाँ लिख देते हैं 74। अब बताओ साफा साफा लग रहा है कि OH 2 गो, ऐसे कर ले है का जी, 2 है का, तो 2 से भाग देवल जाए तो बोलो काट देंगे कितना आएगा, कई दूनी 74, 37 दूनी 74। एक आध गो और का AlOH का होल थराइस माने कि एल्युमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड का तुल्यांकी भार, तो बताओ, तो नहीं बताओ, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अनुभार एल्युमिनियम का 27 और OH 16 और 1 17 ही हो जाएगा, और 3 गुना है, 3 से गुना तो 70 51, तो जोड़ेंगे तो 78, 78 ऊपर रहेगा, और लोग रहा है कि OH कई गो निकलेगा 3 गो, तो 78/3 26 दिया 78। अम्ल क्षार लवण, तो लवण का तुल्यांकी भार समझ में आ रहा है ना जी। तो देखो अनुभार रहेगा, अनुभार देखो कहीं कहीं क्या करता है ना कि जब लवण रहता ना है तो अनुभार शब्द प्रयोग न करके सूत्र भार प्रयोग करता है, क्या सूत्र भार। जैसे देखो NaCl लवण है ना, फेमस लवण है नमक, तो NaCl का कह देगा ना कि सूत्र भार निकाले, अरे तो वही टोटल दरमाने निकाले, तो दुख ना होगा। और नीचे क्या रहेगा, तो नीचे रहता है धनावेशों की संख्या, धनावेशों की संख्या यानी कि पॉजिटिव आयन की संख्या, उस लवण में कई गो पॉजिटिव आयन है। तो जैसे NaCl का निकालना हो, NaCl का तुल्यांकी भार, तो NaCl सोडियम क्लोराइड लवण है। अब देखो जी, तो NaCl का अनुभार निकालो, तो सोडियम का होता है कितना 23 और क्लोरीन के होता है 35.5, तो 35 और 23 कितना होता है 58, तो 58.5, इनमें किसी को दुख 58 अब देखो जी एकरा में कई गो धनावेश है, अरे तो NaCl है, इसको तोड़ेंगे तो Na पर प्लस Cl पर माइनस, तो ये को प्राप्त हुआ, तो आंसर कितना हो जाएगा 58.5 का। और देखते हैं, और दूसरा लवण लेते हैं, जैसे रहे Na2CO3 का इक्विवेलेंट वेट। अब ध्यान दो, हम डायरेक्ट बना रहे हैं, अब जी सुनो, तो इसका हम अनुभार निकालेंगे, अनुभार यानी कि मोलेकुलर मास, शॉर्ट में लिखना चाहे तो M लिख दें, माने कि यहाँ पर अनुभार बैठा देंगे निकाल के। अब कह रहा है कि धनावेशों की संख्या कई गो एकरा में धनावेश होगा, अरे Na2CO3 इसको तोड़ो, तो Na पर प्लस और 2 गुना रहेगा और CO3 पर 2 माइनस, ठीक 2 प्लस 2 माइनस, तो ना जाके सब खत्म हो जाएगा, तो न्यूट्रल ऐसा आ जाएगा। तो एकरा में 2 गो है धनावेश की संख्या, तो M/2 लिख दे शॉर्ट में, अपना घरे अनुभार बैठा देना, ठीक ना। अच्छा एक और लिख लेते हैं, जैसे अगर है कैल्शियम सल्फेट CaSO4, तो बताना जी, तो ध्यान दो कुछ भी रहे, CaSO4 का इक्विवेलेंट निकालना है, तो ऊपर मोलेकुलर मास रहेगा और नीचे धनावेश की संख्या, बोलो कै गो होगा, अरे Ca पर कै होता है +2 होता है, 2 बैठा देंगे, एकरा में 2 गो ना निकलेगा। अच्छा एक तुम लोग का है Al2SO4 का होल थराइस, एल्युमिनियम सल्फेट का तुल्यांकी भार बताओ तो कितना आएगा। ऊपर तो M रहेगा ना, नीचे बताओ कितना रहेगा। हाँ इसमें कई गो धनावेश की संख्या है, बता दो तो समझेंगे कि समझ गया। 3 गो है, 6 गो है एकरा में, 6 गो देखो कैसे
है ना। देखो कैसे कैसे, देखो यहाँ देखो Al2SO4 का होल थराइस है, यही ना है। तो जब ये टूटेगा तो Al पर 3 प्लस होगा और SO4 पर 2 माइनस होता है, ठीक ना। तो Al पर 3 प्लस है, लेकिन अगर इसको संतुलित किया जाए तो यहाँ पर कैसे गुना, तो ना 2 एल्युमिनियम, और यहाँ पर कैसे गुना 3 से, तो ना ऐसा हो गया संतुलित। तो देखो कह रहा है कि धनावेश कई गो, तो 3 गो प्लस तो अकेले ही पे था, अब ऐसा नहीं 2 गो है तो 3 दूनी 6 प्लस ना, मैंने 6 गो धनावेश की संख्या। तो अनुभार यहाँ पर लिख के और 6 से भाग दे देंगे और यही क्या चल जाएगा। इतना में किसी को दुख। यहाँ लिखते हैं आयन का तुल्यांकी भार, किसका, आयन का तुल्यांकी भार। तो क्या होगा, तो आयन का तुल्यांकी भार, तो अनुभार ऊपर रहेगा, यानी कि जो आयन रहेगा उसका अनुभार ऊपर रहेगा जी, और नीचे पता क्या रहेगा, संयोजकता ही रहेगा, किसका, आयन का, आयन का संयोग। इतना में किसी को दुख। अब देखो तो एग्जांपल लेते हैं। आयन माने क्यों चाहिए, आयन दो प्रकार के, या तो ओकरा पर पॉजिटिव आयन हो सकता है ना तो नेगेटिव आयन हो सकता है। जैसे देखो Na पर प्लस का तुल्यांकी भार क्या होगा, तो सोडियम के अनुभार। अब देखो जी, अब अनुभार बोल दो या परमाणु भार बोल दो, तत्व के रूप में रहेगा तो परमाणु भार निकल जाएगा, सेंस वही होगा। तो कितना होगा 23। और संयोजकता तो यही ना होता है, संयोजकता ऊपर ले ना जब मथुआ पर रहता है तो 1, तो आंसर कितना, बस काम खत्म हो गया। और देखो Cl पर -1 का, Cl पर -1 या Cl पर माइनस, बात है क्या है, तो 35.5 और एक के ना प्लस माइनस से मतलब ना है ना, -1 लिखेंगे नीचे, भाग दिया -1 से होगा। और देख लेते हैं O पर 2 माइनस का, तो ऑक्सीजन 16/2 कितना हो जाएगा, कोई का दुख ना। SO4 पर 2 माइनस का बताओ, हाँ तो SO4 का अनुभार निकाल देंगे पूरा, तो सल्फर का होता है 32 और इसका होता है 16 और 4, तो 16 चौके 64, तो 64 और 32 कितना होगा 96। इतना में किसी को दुख ना आएगा ना 96, तो 96 और देखो 2 माइनस तो 2 भाग दो कितना 48 दूनी। अच्छा एक और Ca पर +2 का निकालो, तो कैल्शियम 40 और इस पर +2 लोक रहा है जी, तो 2 से भाग देंगे तो 20। ये सब अनुसार है जी ढाला। नॉर्मलता पर कुछ न्यूमेरिकल बना लेते हैं। तो पहला है ना कि 500 मिलीलीटर बिलियन में 4 ग्राम NaOH घुला है, तो विलियन की नॉर्मलता ज्ञात करना है, ठीक। तो बोले ना कि क्वेश्चन में पहले देख लो कि क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, कौन सा फार्मूला लगेगा, तो बनावल जाए जी। तो सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले गिवन, अच्छा तो गिवन में अभी सबसे पहले देख लेते हैं कि विलेय और विलायक कौन कौन है। तो विलायक को हम लोग माने थे A, याद है, और विलेय को माने थे B। तो बताओ तो इसमें पहले विलायक कौन है, विलायक NaOH है, पढ़ो तो 500 मिलीलीटर बिलियन में 4 ग्राम NaOH घुला है, तो NaOH घुलल है तो NaOH विलेय है, और दूसरा पदार्थ का इसमें चर्चा नहीं है, तो अर्थ है कि जल में घुलल है। तो विलायक यहाँ पर क्या है, जल H2O, और ये घुलल है तो B क्या हो जाएगा NaO। इतना में किसी को दुख। अब देखो और कुछ दिया हुआ है 500 ml बिलियन, माने कि आयतन दिया हुआ है 500 ml, V का मान मिलीलीटर में 500, और 4 ग्राम NaOH का मात्रा 4 ग्राम है, तो NaOH क्या है, विलेय है, और विलेय का द्रव्यमान दिया हुआ है, तो WB लिखें जी, विलेय का द्रव्यमान कितना 4। और इसमें किसी को दुख ना, ये गिवन था फाइंड, फाइंड माने कि ज्ञात करना है, तो क्या ज्ञात करना है, नॉर्मलता, तो n बराबर व्हाट, यही ना। अब देखो जी अब फॉर्मूला लगाएंगे, तो नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या होता है, तो n बराबर बोलो WB, ठीक, बटे EB गुने V, और अगर ये मिलीलीटर में रहेगा तो यहाँ पर आ जाता है, तो यही ना हमने का फॉर्मूला था, अभी पढ़े। अब देखो n बराबर WB के मान बताओ, तो WB 4 हो जाएगा गुने 1000, इतना में तो दुख नहीं होना चाहिए। अब बच गया EB का मान कितना होगा, EB का अर्थ क्या है, तो देखो विलेय का तुल्यांकी भार, तो देखो जी ये विलेय है और विलेय का द्रव्यमान है, लेकिन हमने के निकालना है विलेय का तुल्यांकी भार। तो इधर देखना साइड में ध्यान से, तो विलेय कौन है, NaOH है ना, तो निकालते हैं, देखना NaOH का तुल्यांकी भार
NaOH का तुल्यांकी भार यानी कि Eb निकाल रहे हैं, यही ना निकाल रहे हैं, विलय का तुल्यांकी भार NaOH का तुल्यांकी भार। तो ध्यान दो अब जी कि NaOH तत्व है कि आयन है कि अम्ल है कि क्षार है कि लवण है। तो क्षार है तो क्षार का तुल्यांकी भार निकालने के लिए क्या बताए थे कि ऊपर में रहेगा अनुभार और नीचे में क्या रहेगा, अरे OH माइनस की संख्या, यही ना बताए थे। तो देखो अनुभार तो सोडियम 23 और ऑक्सीजन 16 हाइड्रोजन 1 तो कितना आ जाएगा 40 रहेगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा, OH कै गो है एकरा में जी, तो ये 40 आएगा। अरे इसमें किसी को दुख ना, तो Eb के जगह हम 40 रख दें, और V कितना है जी 500। अब जिसको जैसे काटे आवे वैसे काटिए। देखो 1 2 3 1 2 3 3 जीरो ऊपर 3 जीरो खत्म, ऊपरे 4 और नीचे 4 खत्म। अब देखो तो ऊपर में बच गया है 1, तो 1/5 इसको हम लिख सकते हैं 0.2। अब बात है कि यहाँ क्या लिखेंगे, तो 0.n लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कि आंसर आया 0.2 नॉर्मलता न, तो फिर ऐसा लिख सकते हैं n/5, देख लो लिख सकते हैं कि ना। अरे 1/5 एक यहाँ छुपल है तो 1/5 अब n खाली लगा दिए हैं ना। तो एक और तरीका है, इसी को लिख सकते हैं 0.2 इक्विवेलेंट प्रति लीटर। समझ में आया? अरे कोई लफड़ा नहीं है, इतना लिख के छोड़ देना है। मैंने एक बात बोल रहे हैं कि अगर यहाँ आ जाए आंसर तो इसको 0.2 n भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, n/5 भी लिख सकते हैं, ये भी सही है ना। तो 0.2 इक्विवेलेंट प्रति लीटर, ये भी सही है। देखो दूसरा है न्यूमेरिकल, कह रहा है कि 200 मिलीलीटर विलियन में 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल विलय है, मैंने कि घुला है, तो विलियन की नॉर्मलता ज्ञात करें। तो ध्यान दो जी, सोल्व कर रहे हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है, तो दिया हुआ है A विलायक और B विलय, तो बताओ विलायक कौन होगा। फिर से क्वेश्चन में दूसरा चीज का चर्चा नहीं है, तो विलायक जल है, तो एक की जगह लिख दें H2 और विलय है H2SO4। और क्या है, तो देखो 200 ml विलियन है, विलियन का आयतन V बराबर दिया हुआ है 200 ml, और कुछ 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल, माने कि विलय का द्रव्यमान दिया हुआ है, तो विलय का द्रव्यमान यानी कि WB कितना हो जाएगा 9.8। ठीक, अब फाइंड ज्ञात करना है, तो क्या ज्ञात करना है, नॉर्मलता n बराबर वाट। अब देखो फॉर्मूला कौन लगाएंगे जी, तो नॉर्मलता वाला, तो n बराबर बोलो WB/EB गुने V। अब ये है क्या ml में ना, क्वेश्चन में ml में है, तो यहाँ पर 1000 से गुना होगा, ये फॉर्मूला था। अब आगे बढ़ते हैं, तो n बराबर WB बोलो 9.8 1000 EB, तो EB है विलय का क्या तुल्यांकी भार निकालते हैं। चूंकि विलय कौन है जी, सल्फ्यूरिक अम्ल, तो चूंकि H2SO4 का तुल्यांकी भार यानी क्या EB बराबर, तो सल्फ्यूरिक अम्ल ना है ये, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुभार आता था 98, और इसमें H प्लस कै गो 2 गो, तो कितना 4 9 है 49 है, तो 49, और V का मान कितना है 200। अब इसको हल कर दिया जाए। अच्छा एक बात और, ये दशमलव ऊपर हटेगा तो एगो नीचे 0 आएगा, और 3 0 से 3 0 खत्म हो जाएगा, और 49 दूनी 98 हो जाएगा, तो हाँ 2 से 2, तो कुछ ना बचा, 1 बचा, तो n बराबर 1 n आंसर।